इतिहास जानने के स्रोत का पहला भाग हमने पढ़ा है। उस पहले भाग में हमने पढ़ा है कि पुरातात्विक स्रोत होता है, दूसरा साहित्यिक स्रोत होता है। तो साहित्यिक स्रोत को भी हमने दो भागों में बांटा था। एक भाग होते थे धार्मिक पुस्तकें, दूसरा भाग होगा धर्मनिरपेक्ष पुस्तकें। धार्मिक पुस्तकों से आशय है जो धर्म ग्रंथों से संबंधित है, जैसे वैदिक धर्म से संबंधित, जैसे जैन धर्म से संबंधित, जैसे बौद्ध धर्म से संबंधित, ये धार्मिक पुस्तकें हैं। और धर्मनिरपेक्ष पुस्तकों से आशय है ऐसी पुस्तकों से जो किसी एक धर्म से संबंधित ना हो, राजा महाराजाओं की कहानी हो या कोई विशेष घटना से संबंधित कोई पुस्तक हो, कोई उपन्यास हो। तो धर्मनिरपेक्ष पुस्तकों में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे, उनके प्रधानमंत्री के पद पे थे। कौटिल्य ने एक पुस्तक लिखी थी जिसे अर्थशास्त्र कहते हैं। यह अर्थशास्त्र मौर्यकालीन समाज का राजनीति से संबंधित विषय है। यह उनकी राजनीति, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। नाम भले ही अर्थशास्त्र है, लेकिन यह आर्थिक विषय की पुस्तक नहीं है। यह राजनीति से संबंधी, प्रशासन से संबंधी पुस्तक है। प्रशासन से संबंधी पुस्तक कहने से आशय ये है कि राजा के क्या कार्य होते हैं, मंत्रियों के क्या कार्य होते हैं, उनके क्या कर्तव्य हैं, इस प्रकार की जानकारी कौटिल्य के अर्थशास्त्र पुस्तक से मिलती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र पुस्तक जो है वो मौर्यकालीन समाज के बारे में जानकारी देता है। हम लोग यही लिखेंगे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्यकालीन समाज के बारे में इससे जानकारी मिलती है। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। ठीक है, तो अभी तक हमने इस वीडियो में पढ़ा है धार्मिक पुस्तकों के अलावा धर्मनिरपेक्ष जो पुस्तकें होती हैं। धर्मनिरपेक्ष पुस्तकों में सबसे पहली पुस्तक का नाम लिखेंगे हम लोग कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हेडिंग डालेंगे और इस हेडिंग कौटिल्य का अर्थशास्त्र हेडिंग डालेंगे और इसके बाद हम लिखेंगे कि कौटिल्य जो हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे, चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। यह पुस्तक राजनीति व प्रशासन से संबंधित पुस्तक है जो मौर्यकालीन समाज के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम दूसरा ग्रंथ लिखेंगे हर्षचरित्र। हर्षचरित्र की रचना बाणभट्ट ने की थी। हर्षचरित्र पुस्तक में हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है। यह हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश के सम्राट थे। हर्षवर्धन के राज्य प्रशासन के बारे में हर्षचरित पुस्तक से जानकारी मिलती है। हर्षचरित पुस्तक की रचना बाणभट्ट ने की थी। ठीक है, अभी हमने दो साहित्य पुस्तकों के नाम पढ़े हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी और अर्थशास्त्र एक राजनीति व प्रशासन से संबंधित विषय का पुस्तक है, ना कि अर्थशास्त्र या आर्थिक विषय से। नाम भले अर्थशास्त्र है लेकिन वो राजनीति और प्रशासन से संबंधित है। दूसरा हमने पढ़ा हर्षचरित्र। हर्षचरित्र पुस्तक की रचना बाणभट्ट ने की थी। बाणभट्ट, बाण होता है ना, धनुष बाण वाला बाण, बाणभट्ट ने हर्षचरित्र पुस्तक की रचना की थी। इस पुस्तक से सम्राट हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है कि सम्राट हर्षवर्धन कैसे शासन करते थे, इस संबंध में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो दो पुस्तकें पढ़ लिया हमने। अब हम कालिदास के बारे में पढ़ेंगे। तो कालिदास जी जो हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे और कालिदास ने अनेक पुस्तकें लिखी थी और इन्हीं पुस्तकों से चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल या गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि 5 नंबर के सवाल में ये आ सकता है कि कालिदास के साहित्यों के बारे में या कालिदास की पुस्तकों के बारे में लिखिए करके ये सवाल आ सकता है।
है ना। तो इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। जैसे कि कालिदास की जो पुस्तकें हैं उसको 3 भागों में बांटेंगे। उनकी जो भी साहित्य है, पुस्तक नहीं लिखेंगे, इसको साहित्य लिखेंगे। कालिदास की जो भी साहित्य है उसको 3 भागों में बांटेंगे। सबसे पहला है महाकाव्य, दूसरा है खंड काव्य, तीसरा है नाटक। एक बार फिर से सुन लीजिए। सबसे पहला है महाकाव्य, दूसरा है खंड काव्य और तीसरा है नाटक। तो महाकाव्य, इनके 2 महाकाव्य थे। एक महाकाव्य का नाम था कुमार संभवम, दूसरे महाकाव्य का नाम था रघुवंशम। ठीक है जी। पहले महाकाव्य का नाम था कुमार संभवम, कुमार संभवम। दूसरे महाकाव्य का नाम था रघुवंशम। तो कुमार संभवम में कुमार कार्तिकेय की कहानी है। कुमार कार्तिकेय जानते हैं आप लोग? भगवान शिव के बेटे का नाम था कार्तिकेय। और एक कहानी है कार्तिकेय भगवान की और गणेश भगवान जी की। एक कहानी है जिसमें गणेश भगवान जी और कार्तिकेय भगवान जी को भगवान शिव कहते हैं कि पृथ्वी की परिक्रमा करो और जो पहले करेगा उसकी पहले पूजा की जाएगी। ऐसा कुछ घटना है। तो गणेश भगवान माता पिता की परिक्रमा कर देते हैं और कहते हैं कि आप ही मेरे पूरा संसार हैं, ऐसे करके। और कार्तिकेय भगवान जो हैं सच में पूरे पृथ्वी का परिक्रमा करने चले जाते हैं, तो उनको टाइम लग जाता है। तो वही कहानी कहाँ से पता चलता है? कुमार संभवम से। कैसे याद करेंगे? कुमार संभवम, कुमार कार्तिकेय की कहानी का वर्णन है इसमें। दूसरा महाकाव्य है रघुवंशम। ठीक है, दूसरा महाकाव्य जो है रघुवंशम है। 2 हो गया, कुमार संभवम, रघुवंशम। अब उसके बाद आते हैं खंड काव्य। इनके खंड काव्य भी 2 हैं। पहला खंड काव्य है मेघदूतम। मेघदूतम, देखो जैसे लग रहा है मेघदूत। मेघ मतलब होता है बादल, बादल को दूत बना करके भेजा जाता है। तो यह कहानी है, ये यक्ष की कहानी है। इसमें यक्ष जो है मेघ को अपना दूत बना करके अपनी पत्नी के पास भेजते हैं। ये कहानी है मेघदूतम में। ठीक है। दूसरा है ऋतु संहार पुस्तक। ऋतु संहार पुस्तक में ग्रीष्म से बसंत ऋतु तक की 6 ऋतुओं का वर्णन है। ऋतु संहार में ग्रीष्म से बसंत तक 6 ऋतुओं का वर्णन है। अब तीसरा आता है नाटक। इनके नाटक बहुत प्रसिद्ध हैं और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो जितने भी पुस्तकें पढ़ रहे हैं हम, ये सवाल पूछता है कि ये किसका है करके। तो आप लोग को याद होना चाहिए ये कालिदास जी का है। इनका नाटक है, 3 नाटक हैं। जैसे नाटक 3 अक्षर का होता है ना, नाटक 3 अक्षर का, वैसे इनके 3 नाटक हैं। पहले नाटक का नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। इसमें राजा दुष्यंत व शकुंतला की प्रणय गाथा का वर्णन है। अभिज्ञान शाकुंतलम में क्या है? राजा दुष्यंत व शकुंतला की प्रणय गाथा का वर्णन है। दूसरा है मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम में मालव देश की राजकुमारी और अग्निमित्र की प्रणय गाथा का वर्णन है। मालविका अग्निमित्रम में मालव देश की राजकुमारी व अग्निमित्र के प्रणय गाथा का वर्णन है। तीसरा है विक्रमोर्वशीयम। विक्रमोर्वशीयम ये उर्वशी और राजा दुष्यंत के प्रणय गाथा का वर्णन है। ठीक है। नाटक 3 ठो नाटक हैं। मुश्किल नाम है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इनको धीरे धीरे याद करेंगे तो अचानक से एक ही बार में याद नहीं होगा, धीरे धीरे याद हो जाएगा। इनके 3 नाटक हैं। पहला नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, दूसरा नाटक है मालविका अग्निमित्रम और तीसरा नाटक है विक्रमोर्वशीयम। ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है राजा दुष्यंत व शकुंतला की प्रणय गाथा का वर्णन है। मालविका अग्निमित्रम मालव देश की राजकुमारी व अग्निमित्र का वर्णन है। और विक्रमोर्वशीयम उर्वशी और राजा दुष्यंत का वर्णन है। तो अगर हमारा सवाल आता है इतिहास जानने के धर्मनिरपेक्ष साहित्य का वर्णन करिए, तो हम सबसे पहले लिखेंगे अर्थशास्त्र, चाणक्य ने लिखा है करके। दूसरा हर्षचरित्र, बाणभट्ट ने लिखा है। और तीसरा में हम लोग कालिदास की सभी इन रचनाओं का वर्णन कर देंगे। इतने में इतिहास जानने के साहित्यिक सूत्र कंप्लीट होते हैं। अब इतिहास जानने के जो विदेशी यात्रियों के विवरण है उसको हम लोग पढ़ेंगे। अब विदेशी यात्रियों के विवरण पढ़ेंगे हम लोग। विदेशी यात्रियों के विवरण में हम विदेशियों को
यूनानी यात्री, अरबी यात्री और चीनी यात्री, 3 प्रकार के यात्रियों में बांट के पढ़ेंगे। यूनानी यात्री, अरबी यात्री और चीनी यात्री। मतलब यूनान देश से जो यात्री भारत में आए थे वो, जो अरब कंट्री से जैसे सऊदी अरब से आए थे, जो जैसे चीन से जो आए थे उनको चीनी यात्री कर। यूनानी यात्री में सबसे पहले हम लिखेंगे हेरोडोटस। तो हेरोडोटस को जो है इतिहास का पिता कहा जाता है। जो भी स्टूडेंट इतिहास लिए हैं इनका नाम बढ़िया याद रखिए, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने भारत के संबंध में जो भी जानकारी दी है वो आश्चर्यजनक है। आश्चर्यजनक जैसे कि इन्होंने लिखा होगा कि भारत के लोग आसमान में उड़ते हैं, भारत के लोग ज़मीन के अंदर सोते हैं। तो इन्होंने एक तरह से जो भी लिखा है सब आश्चर्यजनक है, जिस पे बिलीव करना मुश्किल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हेरोडोटस ने जो भी भारत के बारे में लिखा है वो आश्चर्यजनक है, इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। दूसरा है मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। मेगस्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी थी। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है कि मेगस्थनीज किसके दरबार में रहते थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। इन्होंने इंडिका पुस्तक लिखी थी। ठीक है, तो इस तरह से 2 यूनानी यात्री कंप्लीट होते हैं। पहला यूनानी यात्री है हेरोडोटस और दूसरा यूनानी यात्री है मेगस्थनीज। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे अरबी यात्री। तो अरबी यात्री में एक यात्री का नाम है अल बरूनी। ठीक है, अल बरूनी जो है मोहम्मद गजनवी के साथ 1017 में भारत आया था। इसने किताबुल हिंद या द बुक ऑफ इंडिया या तहकीक हिंद पुस्तक में भारत के बारे में लिखा। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इस पुस्तक का नाम था किताबुल हिंद। इसी पुस्तक को अंग्रेजी में द बुक ऑफ इंडिया कहते हैं। इसी पुस्तक को तहकीक हिंद भी कहते हैं, है ना। पुस्तक एक ही है, पुस्तक का नाम 3 अलग अलग है। जैसे भारत का नाम भारत, इंडिया और हिंदुस्तान है, उसी तरह इस पुस्तक का नाम है किताबुल हिंद, द बुक ऑफ इंडिया या तहकीक हिंद। इस पुस्तक को किसने लिखा था, तो अल बरूनी ने। ठीक है, अल बरूनी इन्होंने लिखा था इस पुस्तक का नाम। ये मोहम्मद गजनवी के साथ 1017 में भारत आए थे। दूसरे हैं अल मसूदी जब भारत आए थे उस समय भारत में राष्ट्रकूट व प्रतिहार शासक शासन करते थे। उन्होंने भारत के राष्ट्रकूट और प्रतिहार शासकों के शासन से संबंधित जानकारी अपनी पुस्तक में लिखी है। पुस्तक का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस नाम लिख दो अल मसूदी और राष्ट्रकूट और प्रतिहार शासक। ठीक है, अरबी यात्री 2 अरबी यात्री अल बरूनी, अल मसूदी। अल बरूनी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सवाल आता है कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया था, तो मोहम्मद गजनवी। यह मोहम्मद गजनवी वही व्यक्ति है जिन्होंने भारत में कई बार आक्रमण किया और भारत के मंदिरों में आक्रमण किया, क्योंकि पहले ज़माने में मंदिरों में खजाना बहुत रहता था। अभी भी मंदिरों में खजाना रहता है ना, दान पेटी में। तो वहाँ पे उन्होंने आक्रमण किया और सारा खजाना लूट लिया। उसी के साथ अल बरूनी भारत आया था। तीसरे हैं चीनी यात्री। हमें 2 चीनी यात्रियों के बारे में लिखना है। पहला है फायान, है ना, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आए थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी फो क्यों की, है ना। इसको याद करने का तरीका है फोन क्यों की। बताओ ना भाई, फोन क्यों की थी, है ना। तो फो क्यों की ये पुस्तक फायान ने लिखी है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ये भारत आए थे। दूसरे हैं वेनसांग, वे हर्षवर्धन के समय भारत आए थे। ये हर्षवर्धन वही है जिनके बारे में बाणभट्ट ने हर्षचरित पुस्तक में लिखा था। तो वेनसांग जो है ये हर्षवर्धन के समय भारत आए थे। ये कई वर्षों तक भारत में रहे और नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्ययन किया। ये स्टूडेंट के तौर पे नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने पढ़ाई किया। ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं, फायान और वेनसांग। ठीक है, चीनी यात्री थे फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आए थे और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी फो क्यों की। और तीसरा है वेनसांग ये हर्षवर्धन के समय भारत आए थे। ये
कई वर्षों तक भारत में रहे और नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्ययन किया। तो इस तरह से हमारा इतिहास जानने का, विदेशी यात्रियों का विवरण खत्म होता है, पूरा इतिहास जानने का स्रोत खत्म होता है। अगर 5 नंबर के सवाल में आता है कि विदेशी यात्रियों के विवरण लिखे, तो हम इन चारों मतलब चीनी यात्री, यूनानी यात्री और अरबी यात्री जितना पढ़े हैं इसको लिखेंगे, ठीक है। अगर 10 नंबर के सवाल में आता है तो सबको लिखेंगे, सबको मतलब पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण, ठीक है।